नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की 100 करोड़ वसूली की जांच सीबीआई कर रही थी और इस जांच को प्रभावित करने के लिए अनिल देशमुख ने अपने वकील के जरिए सीबीआई के एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को रिश्वत देकर जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। तो प्राथमिकी जो दर्ज होती है, एफआईआर में जब प्राथमिकी दर्ज होती है, उसके अंदर जो तथ्य सबूत रखे जाते हैं उसके बिना पे ही सारी जांच चलती है। लेकिन इस प्राथमिकी में फेरबदल करके उस अधिकारी ने यह घोषणा भी कर दी कि प्रथम दृष्टया अनिल देशमुख के खिलाफ कोई दोष नहीं बनता, कोई अपराध नहीं बनता और इसलिए इनको बरी किया जाता है। और उस खबर को लीक भी कर दिया, मीडिया वालों को भी उसकी कॉपी दे दी थी, हालांकि उस पे उस अधिकारी के सिग्नेचर नहीं थे। इस मामले को देखते हुए जो सीबीआई के उच्च अधिकारी है वो हरकत में आए और उन्होंने जब मामले को देखा तो ये पाया कि ये एक डीएसपी रैंक के अधिकारी के जरिए ये छेड़छाड़ की गई थी प्राथमिकी से। लेकिन सीबीआई में एक परंपरा है, एक नियम है कि कोई भी प्राथमिकी यदि दर्ज होती है तो उसकी एक कॉपी अलग से हेडक्वार्टर में रहती है और वो उच्च अधिकारियों के पास होती है, पूरे तथ्य सबूत गवाह सब कुछ लगाकर, और उसकी कॉपी होती है। जिस कॉपी के बिना पर वो मैच किया गया तो पाया कि जो प्राथमिकी मुंबई में दर्ज हुई उसमें और जो अधिकारियों के पास पहले से गई हुई है, क्योंकि ये सारा मामला मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ था और उस आदेश के बाद जो सीबीआई पर सबसे पहले ये जो ट्रांसफर हुई थी एप्लीकेशन, जिसकी जो एप्लीकेशन है वो पूर्व कमिश्नर जो थे मुंबई के परमवीर सिंह, उनकी एप्लीकेशन थी और उसी के ऊपर ये आदेश हुए थे। तो वो जो मूल कॉपी उसकी थी उसमें कुछ बातें और थी, उसमें कुछ तथ्य और थे, और ये जो अधिकारी ने क्लीन चिट दी इसमें तथ्य कुछ और पाए गए। उसके बाद सीबीआई का टॉप लेवल हरकत में आया और ये जो अधिकारी था सीबीआई का जिसने ये प्राथमिकी में गड़बड़ की थी रिश्वत लेकर, इसकी गिरफ्तारी की गई और ट्रांजिट रिमांड पर उस अधिकारी को दिल्ली लाया गया है, क्योंकि दिल्ली में मुख्यालय है सीबीआई का। अब आगे जांच होगी और निश्चित रूप से इसमें जो है वकील की भी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि रिश्वत देना भी एक जुर्म है। और जो देशमुख का दामाद है उसको भी पकड़ा गया था, लेकिन दामाद की संलिप्तता सीबीआई ने देखा, जांच की, वो पाया गया कि दामाद की उतनी संलिप्तता नहीं है। लेकिन जो वकील है आनंद, वो आनंद वकील को अभी भी गिरफ्तार किया हुआ है और आगे की जांच जब भी चल रही है सीबीआई की, इसमें अब इस एक और अपराध ऐड होगा और ये पता चलेगा कि ये जो वकील है निश्चित रूप से कोई अपनी जेब से तो रिश्वत दी नहीं होगी, इसको रिश्वत देने वाले अनिल देशमुख ही होंगे। तो निश्चित रूप से एक एफआईआर दर्ज और अलग से होगी, रिश्वत देकर जांच प्रभावित करने का षड्यंत्र। मामला और बढ़ेगा और अनिल देशमुख की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। हम सब जानते हैं कि सचिन वजय नाम का एक एपीआई था जिसके ऊपर आरोप थे कि उसने मनसुख हिरेन नाम के एक व्यापारी की हत्या की थी और उस हत्या के केस में, और एंटीलिया मामला जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों की छड़ें मिली थी गाड़ी में, इस मामले की जांच चल रही है। और उसके मामले में जो सचिन वजय है एपीआई, वो जेल के अंदर बंद है और उस एपीआई ने भी आरोप लगाया और वो एपीआई के आरोप भी अनिल देशमुख पर लगे हुए हैं। तो दोनों मामलों की जांच चल रही है और इसकी जांच मुंबई हाई कोर्ट के आदेश पर चल रही है। तो निश्चित रूप से मामला बड़ा है और अब अनिल देशमुख के ऊपर है कि या तो अकेले ही वो जेल में अपनी जिंदगी गुजारें या जिन लोगों को उसने पैसे बांटे हैं उनके भी नाम उजागर करे। तो अब समझना होगा कि जो महाराष्ट्र है वहां 3 दलों की सरकार चल रही है, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। और ये जो अनिल देशमुख है पूर्व गृह मंत्री, ये एनसीपी के कोटे से हैं। तो ये माना जा रहा है कि अगर एनसीपी का कोई मंत्री घपला घोटाला कर रहा है तो निश्चित रूप से शरद पवार के संज्ञान में भी होगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अब ये कितना सच है भी कि नहीं, ये अनिल देशमुख को बताना है। अनिल देशमुख अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, ईडी को झांसा देते जा रहे हैं, कभी कुछ बहाना लगाते हैं, कभी कुछ बहाना लगाते हैं।
5-5 नोटिस उनको दिए जा चुके हैं, लेकिन वो ईडी के सामने नहीं आए। ईडी के सामने आने का मतलब है कि जितनी भी धन दौलत इन्होंने अर्जित की रखी है, जितने मकान हैं, जितना सोना चांदी होगा, जितना बैंक बैलेंस निकलेगा, वो सब खंगालेगी ईडी। और उसका स्रोत क्या है ये पूछा जाएगा। फिर बैंक के ट्रांजैक्शनों का भी पता लगेगा, कितने बैंक के कहां कहां ट्रांजैक्शन हुए। अब इसमें टॉप लेवल के नेता, चाहे वो शिवसेना के हो या एनसीपी के या फिर कांग्रेस, अगर उनको ये पैसा गया है रिश्वत का, तो अनिल देशमुख के ऊपर दबाव होगा कि वो उनके नाम कदापि ना खोले, वरना तो इस वरना के कारण हो सकता है अनिल देशमुख खुद आरोप सहन करते हुए जेल ही में जिंदगी गुजारे। ये उनके ऊपर है कि वो सरकारी गवाह बनकर मामले को हल्का कर सकते हैं, लेकिन इसमें टॉप लीडरशिप फंसने के चांस है। और इसलिए ज्यादातर मामले में हमने जब देखा है कि बड़े लीडर कभी भी फंसते नहीं हैं, और उनका यही है कि एक आदमी को डरा धमका दो, ब्लैकमेल करो कि या तो तू चुप रही हो वरना हम ऐसा कर देंगे। और इस मामले में हाई प्रोफाइल मामला है। इसमें तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार, दो लोगों के जुड़ने की संभावना है, क्योंकि दोनों का ही संबंध अनिल देशमुख से है। एक के सरकार में वो गृह मंत्री, और गृह मंत्री होते हुए घपले घोटाले, चाहे वो होटल को अनुमति देनी हो, बार को अनुमति देनी हो, पैसे की उगाही एपीआई से हो रही हो, और कई मामले जुड़ते हैं, तो ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के ऊपर भी आती है। वहीं एनसीपी के जो प्रमुख हैं, जिन्होंने अनिल देशमुख को रिकमेंड किया कि इसको गृह मंत्री हमारे कोटे से बना दिया जाए, तो निश्चित रूप से अगर अपने कोटे से आप बनवा रहे हो और उस व्यक्ति के बारे में कुछ खबर है या आपको पता लग रहा है कि घपले घोटाले चल रहे हैं, क्योंकि जो उगाही हुई है वो आम बिजनेसमैन से हुई है। होटल मालिकों को होटल खोलने की अनुमति ये कोरोना काल में, लॉकडाउन के टाइम में मिली, और उसकी एवज में पैसे दिए गए। वो पैसा गृह मंत्री को पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पुलिस वाले ने रखा, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच, इसकी जांच चल रही है। तो ये कोर्ट तय करेगी कि उस मामले में क्या हुआ। लेकिन अभी तक कुछ गिरफ्तारियां उन उद्योगपतियों की भी हुई है जिन्होंने रिश्वत दी। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में बिजनेस बंद था, तो बार खोलने की परमिशन दे दी। उन्होंने कहा हर महीने आपको इतना पैसा देना है, आप अपनी बार खोलिए, कोरोना में जो मरेगा देखी जाएगी। तो मतलब इस तरह की जो परमिशन मिली है, अब ये जितने बिजनेसमैन हैं, अगर 100 करोड़ रुपया महीने का इकट्ठा हो रहा है, तो समझिए कितने होटल वाले, कितने बार वाले, कितने कंपनी वालों ने ये रिश्वत दी होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को ना हो, इसकी जानकारी ये शरद पवार को ना हो। तो ये दोनों लीडरशिप है अगर, और अपने अधिकारियों पर नजर रखते ही हैं, और सबको पता है कि गृह मंत्रालय वो विभाग है जहां ट्रांसफर पोस्टिंग का भी मामला जुड़ता है। और महाराष्ट्र के अंदर पहले ही उसकी कंप्लेंट हो चुकी है कि वहां जो इंटेलिजेंस हेड थी रश्मि शुक्ला, उन्होंने बाकायदा इसकी कंप्लेंट मुख्य सचिव के जरिए मुख्यमंत्री को भेजी थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग में कई नेताओं का हाथ है और इंटरफेयर है, और करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए जा रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग मनमर्जी का थाना लिया जा रहा है, उसकी एवज में पैसा दिया जा रहा है। पैसा कौन ले रहा है? गृह मंत्री ही लेगा। तो ये सब आरोप लगते रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस सारे घपले से मुख्यमंत्री अनजान थे या शरद पवार अनजान थे। अब आज की डेट में वो अनजान से बने हुए हैं, लेकिन इसका दूध का दूध पानी का पानी सीबीआई को करना है। और सीबीआई इस जांच को जो कर रही है, अब शक्ति दिखाई दे रही है जब अपने ही अधिकारी को जरा सी गड़बड़ करने के कारण उसको गिरफ्तार किया गया है। वो बताएगा कि कहां कहां से रिश्वत मिली और क्या क्या करने के लिए कहा गया था। तो निश्चित रूप से सीबीआई के एक अधिकारी की गिरफ्तारी होना ये बताता है कि केंद्र सरकार इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है, और वो किसी भी अपराधी को, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, छूट देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। राजनीति में अधिकतर ऐसा होता है कि नेता आपस में मिल जाते हैं, लेकिन इस मामले में देखने को मिल रहा है कि एक राज्य का गृह मंत्री गिरफ्त में है और वो छूटने के बिल्कुल भी आसार उसके दिखाई नहीं दे रहे। यानी केंद्र सरकार सीबीआई को स्पष्ट ये आदेश दे रखे हैं केंद्र सरकार ने कि आप बिल्कुल भी व्यक्ति को ना देखिए,
और न्याय करना है, बिल्कुल भी किसी को ढिलाई करने की जरूरत नहीं है। तो एक गंभीर मामला है और ये उद्धव ठाकरे के लिए खतरे की घंटी है कि यदि कोई उनकी सरकार का पूर्व गृह मंत्री अभी तक जेल में है, बाकी कोई लोग भी अगर पकड़े जाएंगे तो क्या ये सरकार रह पाएगी? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि अगर वैसे तो अगर कोई इनके अंदर इंसानियत होती, जैसा कि नैतिकता राजनेताओं में होती नहीं है, लेकिन ये बीजेपी शासन में अगर जरा भी कहीं कोई घटना हो जाए तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि एक जो है परिवहन मंत्री फंसा हुआ है उद्धव ठाकरे का, एक जो है गृह मंत्री जेल में है, एक एपीआई जो पूर्व प्रवक्ता था वो है, और कई सारे विधायक फंसे हुए हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे जी मस्त हैं, उनको कोई इस्तीफा देना नहीं है, ऐसा समझ में आ रहा है। उनको लगता है कि सरकार कोई गिरा नहीं सकता, जिसकी धमकी बार बार वो संजय राउत जी भी देते हैं कि हमारी सरकार को केंद्र सरकार अस्थिर करना चाहती है। अस्थिर केंद्र नहीं कर रहा, सरकार में बैठे हुए लोगों के कर्म कर रहे हैं, और अपने ही आप बीजेपी इसको नहीं गिराएगी महाराष्ट्र सरकार को। बीजेपी क्यों इनको जीवन दान देगी? अगर बीजेपी को गिरानी होती अभी तक गिरा देती। बीजेपी महाराष्ट्र की सरकार को गिराने में कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर गिराई तो बीएमसी का चुनाव आ रहा है, उसमें खामोखा सिंपैथी मिल जाएगी इन तीनों दलों को, तो बीजेपी बीएमसी को हाथ से नहीं जाने देगी, और इसलिए बीएमसी कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे सिंपैथी शिवसेना, एनसीपी या कांग्रेस को मिले। आज की डेट में बीजेपी का जो ग्राफ है महाराष्ट्र की राजनीति में वो बहुत ऊपर है। निश्चित रूप से बीएमसी में भी क्लियर स्वीप करेगी बीजेपी, और अगर कभी भी सरकार गिरती है, जिसके चांस लग रहे हैं कि जब भी ये 2-4 मंत्री पकड़े जाएंगे और इन पे आरोप तय होंगे, तो निश्चित रूप से जब घपला घोटाला खुलेगा तो 100 करोड़ किस किस में बटे, जब ये खुलेगा तो सरकार गिरना तय है, क्योंकि किसी को मिले किसी को नहीं मिले। और जिसकी शिकायत पिछले दिनों हमने देखा कि वो जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं थोराट, ये शिकायत करते रहे कि सरकार में हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, यानी उनको कोई मिलता ही नहीं, तो उनको कुछ नहीं मिला तो वो कैसे सरकार को चलने देंगे? ये सब चीजें हैं। तो सरकार कभी भी गिर सकती है, और सरकार गिरेगी तो अपने कर्मों से गिरेगी, इसको गिराने वाला कोई और दूसरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो इस समय बस केवल घपले और घोटाले उजागर करने का काम कर रही है, जो कि एक विपक्ष का काम है, और इसको प्रमुखता से मजबूती से उठाने के लिए नारायण राणे, किरीट सोमैया और देवेंद्र फडणवीस समय समय पर अपनी ड्यूटी निभाते हैं और महाराष्ट्र सरकार को घेरने का काम करते हैं, जिसमें हम देख भी रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार फंसती हुई दिखाई दे रही है। वंदे मातरम।